अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरा राब्ता हुआ है एक एयरपोर्ट के ऊपर उमर फारूक जहूर साहब से। ये वही हैं जिन्होंने तोशा खाना के सामान यानी घड़ियां वगैरह जो हैं वो खरीदी थी, और शहजाद अकबर और फराह घोगी और ये सारे इनके पास गए थे। लेकिन अब शहजाद अकबर भी मुकर के वो कहते हैं जी मैं तो जानता ही नहीं इनको। फराह घोगी कहती है मैं नहीं जानती इनको। और तोशा खाना केस जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। तो बड़ी इमरजेंसी में हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम। मैं अभी कहीं और अपने ऑफिस में हूँ, पर्सनल ऑफिस में, और बड़ी मुश्किल से उनको मैंने जूम पे कनेक्ट किया। तो अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वाले उमर, ये बताइएगा, हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं। अब क्योंकि तोशाखाना केस फॉर्मली चल रहा है और लगता ही है जी कि उसका फैसला आने वाला है अगले एक दो दिन के अंदर। शहजाद जी। अकबर ने एक बयान दे दिया लंदन से कि जी वो आपको कभी मिले नहीं, ना आपको जानते हैं। फराह घोगी का भी इसी तरह का है। मैं इन सारी चीज़ों पे आता हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पब्लिक के लिए, अवाम के लिए एक दफ़ा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खुद से बताएं कि क्या हुआ, आप कहाँ थे, आपसे राब्ता किसने किया, फिर उन्होंने क्या आपको कहा, फिर आपने क्यों इंटरेस्ट शो किया उस मर्चेंडाइज में। उसके बाद आपके पास कौन लेने आया, कैसे आपने तहकीक की उसकी, पे खरीदा। उसके बाद वो रसीदें भी कोई आ गई, को पता नहीं टायर शॉप की या पंचर वाले की या किसी जूलर वाले की। अपना इमरान खान ने और उसके साथियों ने जो दी तोशा खाना में कि जनाब ये हमने इस बंदे को बेच दी थी रावलपिंडी में। क्या हुआ और वेबसाइट पे भी आ गया था बीच में कोई तस्वीरें वगैरह। तो लोगों का पता नहीं है, लोग भूल गए हैं। मुझे तफसील जरा शुरू से आखिर तक बता, आराम। जी मुबशर भाई, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया था और मेरे इंटरव्यूज में ऑन रिकॉर्ड है। जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इनके मिनिस्टर्स काफ़ी आते जाते थे दुबई, और मैं खुद पाकिस्तान काफ़ी आता जाता था। आपने कोई टीवी और मीडिया पे देखे भी होंगी हमारी इस्लामाबाद की तस्वीरें, जो कि कैबिनेट मेंबर्स के साथ हम मीटिंग करते रहे पाकिस्तान में। और काफ़ी सारी तस्वीरें जो कि पब्लिकली शाया भी हुई डिफरेंट कैबिनेट के मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के साथ, जो पर्टिकुलरली पीटीआई की कैबिनेट थी। तो ये लोग आते जाते थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ पे रॉयल फैमिली के साथ एसोसिएटेड हूँ। और जो ऑफिशियल्स मीटिंग होती थी, ये सब लोग मिलते थे। और ये काफ़ी फैसिनेट होते थे, क्योंकि जो मेरी यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी है उसमें मुझे वो मिलते थे। तो दोस्ती यारी काफ़ी बन गई इनके साथ। तो दोस्ती यारी नवे के गपशप होती रहती थी जब भी ये मिलते थे। आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी कोई फरमाइश होती थी, पूरी कर देते थे। बट लॉन्ग किस स्टोरी की शॉर्ट, फरमाइश है? ये मुझे बताएं किस टाइप की फरमाइश है। आई चले वो डिटेल्स में जाना अच्छा मुनासिब नहीं होगा। नहीं, आई नहीं। मीन जब भी कोई फैसिलिटेशन चाहिए होती थी तो वो हम करते थे इनके लिए यहाँ पे। कभी तो किस होटल की होगी, किया? कभी होटल की, लॉजिस्टिक्स की चीज़ों की। अब पुरानी बातें हैं, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में तफसील में जाना नहीं चाहता। बट 2019 में मुझे शहजाद अकबर साहब ने रब्ता किया, बिकॉज उनको गपशप की थ्रू पता था कि जी मैं काफ़ी शौकीन हूँ घड़ियों घड़ियों की कलेक्शन, गाड़ियों की, और ऐसी आइटम्स जो मुझे आपकी गाड़ियों की आर्ट्स में कलेक्शन कलेक्ट मैंने करता। देखी है। जी जी, कुछ आर्ट्स की कलेक्शन है, तो इन चीज़ों का शौक था मुझे। तो इन्होंने कहा कि हम अभी ऑफिशियल विजिट्स पे जाते हैं, और हमें काफ़ी दफ़ा प्रेजेंट्स मिलते हैं। और कुछ प्रेजेंट हम रख लेते हैं और कुछ हम आगे जो है रिट्रीव करके बेच देते हैं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो हम आपको अच्छी कीमत में कुछ चीज़ें दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब भी कोई ऐसी चीज़ आए तो ज़रूर बताइएगा। किसको अच्छी बार्गिन नहीं पसंद। तो एनीवेज मुझे फिर कोई अप्रैल के महीने तकरीबन मुझे याद है कि 2019 में इन्होंने मुझे रब्ता किया कि फराह गोगी आप जानते होंगे। मैंने कहा जी मैंने नाम सुना हुआ है जी। वो उनके पास जी कोई बड़ा हमें यूनिक गिफ्ट मिला है, तो वो दुबई लेके आ रही हैं, तो आप काइंडली उनको मिल लीजिएगा। और वो हम बेचना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर वो आएंगी तो उनको कहिएगा मुझे मिल लें। और वो आप देख लीजिएगा, अगर आप खुद रखना चाहें या अगर नहीं रखना चाहें तो आप आगे किसी को रेफर कर दें कि वो हमने मार्केट में भी लोगों को कहा हुआ है बेचने के लिए।
तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो आप बताइएगा। तो खैर वो, मैंने कहा जी ज़रूर आए, जब आएंगी तो मैं मिल लूँगा। तो खैर वो आई तो उन्होंने ये घड़ी लेके आई हुई थी अपने साथ। और मैंने जब घड़ी का डब्बा खोल के देखा तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। मैंने कहा कि ये आपको कहाँ मिली, कैसे मिली? तो इन्होंने बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे, उनको मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से, जब ये सऊदी के विजिट पे गए हुए थे। तो जो हमने ये घड़ी जो है ना बेचनी है। और मुझे जो है आपका बताया गया है कि आप इंटरेस्टेड होंगे, तो आप मुझे ज़रा बताएं कि अगर आप अगर ख़रीदना चाहें। तो मैंने घड़ी देखी तो काबा एडिशन की घड़ी थी। मैंने ज़िंदगी में ऐसी घड़ी पहले देखी नहीं थी। तो और ग्राफ की घड़ी थी। मैं देखते ही हैरान हो गया। मैंने कहा जी मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे अगर आप थोड़ा अगर इजाज़त दें तो मैं इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ। मैंने कभी ये घड़ी देखी भी नहीं है, ना ही मुझे इसका कोई इल्म है कि ये कितने की घड़ी होगी। तो उन्होंने मुझे कहा जी बिल्कुल आप अपनी तस्दीक करवा लें। तो मैं ये ग्राफ की दुकान है दुबई मॉल में, मैं ये घड़ी वहाँ ले गया। वहाँ से मैंने वहाँ के जो सेल्समैन थे, मैनेजर थे, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा जी ये घड़ी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब घड़ी देखी तो वो खुद बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी आपको कैसी घड़ी मिली है? मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी ये घड़ी तो हमने भी नहीं कभी देखी एज दुकान के स्टाफ ने, क्योंकि ये तो सिर्फ वीवीआईपी कस्टमर्स के लिए इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और ये इस घड़ी का हमने सुना था कि ये सऊदी किंग ने बनवाई थी। और ये इसके दो एडिशन थे, एक काबा एडिशन था, एक मदीना मदीना का एडिशन। तो ये उन्होंने अपने लिए बनवाई थी, और एक ही पीस से पूरी दुनिया में, तो आपके पास कैसे आया? मैंने कहा जी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया था, और वो उन्होंने जी रीसेल करना चाह रहे हैं, तो मैंने ये मुझे मिली है तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप लेना चाहते तो लें, और बिल्कुल 100% जेन्युइन वॉच है। साथ में पेन था, घड़ी, रिंग थी, दो कफलिंग्स थे, डायमंड स्टडेड। और तो मैंने यानी जब मैंने जी पूरा सेट था उसका एक। जी जी पूरा सेट था। 60 सर्टिफिकेशन थे, ओरिजिनल सब कुछ था उसके साथ में। सारे सर्टिफाइड कॉपियाँ थी, डायमंड्स की क्वालिटी के, कट्स के, कैरेट्स के, सारी चीज़ें। तो वो मैंने जब उनसे पूछा तो मैंने कहा ये क्या प्राइस होगी? उनके कहा जी इसकी कोई प्राइस नहीं हम दे सकते, ये तो बिल्कुल यूनिक अनमोल चीज़ है, और एक ही पीस है पूरी दुनिया में। तो आपको शायद पता ही होगा कि ग्राफ की दुनिया की सबसे महंगी तरीन घड़ी जो दुनिया में आज दिन तक बिकी है, वो ग्राफ ने ही बेची है। उसकी कोई मेरा हम्म। ख्याल है $56 मिलियन की घड़ी बिकी थी। तो वो इस तरह की घड़ियां बनाते हैं, बड़ी यूनिक और बड़ी महंगी और लिमिटेड एडिशन, जो कि कलेक्टर्स आइटम्स होती हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कोई भी कीमत आप इसको डिटर्मिन कर सकते हैं। आप आपको कितने में मिल रही? मैंने कहा जी मुझे अगर $5-7 मिलियन में मिल रही हो तो अच्छी डील। उन्होंने कहा जी फौरन ले लें। खैर मैं जब वापस गया तो मैंने उनसे निगोशिएट किया। पहले तो वो ज़्यादा पैसे मांग रही थी, फिर फाइनली हमने वो तकरीबन $2 मिलियन के करीब जो 7.5 मिलियन दरम है, उसमें हमने अपना सौदा किया, और ये मैंने घड़ी उनसे खरीद ली। खरीदने के बाद फिर वो पैसे लेके चले गई। तो उसके बाद ऑब्वियसली मेरा कोई राब्ता नहीं था इन लोगों के साथ। बस कुछ अरसे बाद फिर मेरे पे अजीबोगरीब वहाँ पे वारदातें शुरू हो गई पाकिस्तान में। केसेस बनने शुरू हो गए। शहजाद अकबर साहब ने पहले तो मुझसे नाजायज़ फरमाइशें की चीज़ों की। तो मैंने जब उनको मना किया कि जी मैं आपको अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ों से के लिए अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो फिर इन्होंने मेरे पे मतलब ये पूरी गवर्नमेंट की बॉडी इस्तेमाल करके केसेस बनाने शुरू कर दिए। मेरी एक्स वाइफ जो सोफिया मिर्ज़ा है, उसके साथ इन्होंने मिलके मेरे पे मेरे ही बच्चों के किडनैपिंग के केसेस बना दिए। और मेरे बच्चों को मुझे इंटरपोल पे डाल दिया। मेरे बच्चों को कह दिया कि वो गुमशुदा हैं, उनके नाम येलो वारंट पे डाल दिया। और फिर मेरे पे इन्होंने जी उमर, कैबिनेट में आप ले गए जैसे इन्होंने। का कनेक्शन ठीक है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही जी मुझे। फिर मेरे पे इन्होंने जब बच्चों के केस के कोई इनको कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला कहीं से, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ये इन्होंने वो मलिक रियाज वाला जो केस था, जो इन्होंने कैबिनेट से जाके अप्रूवल ली, तो इन्होंने मेरे केस की बिना जाके कैबिनेट से अप्रूवल लेके दो पर्चे मेरे पे काट दिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के। हैरानगी की बात है कि मैं प्राइवेट बंदा हूँ, ना ही मेरा कोई पाकिस्तान से लेना देना है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है। इन्होंने पूरे कैबिनेट को लूप में लिया, और मेरे पे कैबिनेट की अप्रूवल के थ्रू
मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे पे पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस डाल दिए। वो फिर मैं कई अरसा कई साल भुगतता रहा, और अल्लाह का शुक्र अभी जाके मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, फिर उसकी री ठीक है इन्वेस्टिगेशन जो उमर, वैसी सवाल यहाँ पे पेश हुआ मेरे जहन किया, और हम मेरे जहन में दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि जो आपने पेमेंट की, क्या आपने कैश पेमेंट की, किसी अकाउंट में पे किया? नहीं नहीं बिल्कुल जी कैश पेमेंट की। उनकी उनका मुतालबा ही कैश का था जी। उन्होंने कहा जी हमें कैश पेमेंट चाहिए। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, कैश कोई बड़ा मसला तो नहीं है। उसकी मैंने रसीदें उनको वगैरह कैश निकाल आपके के दिया। जी बिल्कुल, क्या कहा आपने जी, इसके क्या? उस रसीदें वगैरह रिसीव तो कराया होगा ना आपने? आपने पेमेंट रिसीव तो करवाई होगी ना? नहीं जी, ये कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, कोई मैंने ना कोई दुकान से खरीदी तो मैं कोई रसीद नहीं नहीं, उन्होंने मुझे रसीद ही कोई वीडियो एविडेंस तो होगा आपके दफ्तर का, कहीं ना कहीं आप पैसे दे रहे होंगे। जी। देखें, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं बिल्डिंगों में और सारा कुछ है, और अपना जब भी कोई तस्दीक करना चाहे तो वो जाके करवा सकता है रिट्रीव अपना रिकॉर्ड। मतलब ये अगर अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक आएगी, और अगर होंगे तो अच्छा डेफिनेटली सारा फुटेज आपने अवेलेबल होगा मुझे यहाँ पे। तो आपको पता है हर बिल्डिंग में अंदर आने जाने में सारे कैमरास लगे होते हैं, और सारा फुटेज होता है हर चीज़ का जी। आपने मुझे बताया कि शहजाद अकबर को आपने पर्सनल फेवर्स वगैरह भी दिए या उन्होंने मांगे भी। तो एक आपका एक एसोसिएशन तो हुई ना, थोड़ी हुई, ज्यादा हुई, बट हुई एक। अब जब वो वापस आए और आपने गाड़ी भी खरीद ली, फिर ये केसेस की बात हो गई। ये क्या चक्कर हुआ है कि आप उनको फेवर कर रहे हैं, आप उनके आउटलेट हैं और वो आपके ऊपर केसेस कर रहे हैं? असल में उन्होंने जब मैं देखा कि इतनी महंगी गाड़ी है इस बंदे ने खरीद ली, तो उनको मेरा ख्याल है कोई लालच ज्यादा बढ़ गई कि पता नहीं अब इससे और क्या निकाल लेंगे। तो उन्होंने हम्म। मेरी जो एक्स वाइफ है वो अपने कहीं ये हम ऐसा करते थे जो कि 2012-13 में ख़त्म हो गया था थ्रू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। मैंने वहाँ पे पैसे दे के इसके केस सेटल कराया था। उस केस को दोबारा से इन्होंने रिप्रोड्यूस करा दिया कि चलो इसको हम तंग करते हैं, इसी तरीके से शायद कुछ पैसे निकल आएंगे। इनफैक्ट आपको मज़े की बात बताऊं कि शहजाद अकबर और मेरी एक्स वाइफ और उसकी बहन वो भी यूके में अब जाके वहीं पे इकट्ठे रह रहे हैं जी, यूके में। तो वो भी पाकिस्तान से भागी हुई है जब से ये चीज़ें जो है सामने निकलनी शुरू हुई हैं। आजकल कहाँ पे हैं फराह बीबी? जी मुझे कोई एग्जैक्टली पता नहीं था। काफ़ी अर्सा दुबई में थी, फिर दुबई से ये इनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं, वो यहाँ वापस नहीं आ सकती। तो उसके बाद फिर सुनने में आया था कि जी वो इटली चलेगी, वहाँ से टर्की, फिर नहीं, कहीं यूरोप आप वगैरह में तो सेटल। आप रॉयल फैमिली के करीब है ना, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा ना कि वो क्यों निकली वहां से और कब निकली और क्या करती थी दुबई में। जी जी, असल में मेरा ख्याल है वो कोई मल्टीपल पासपोर्ट्स के ऊपर आती जाती थी। तो आपको पता है ये जब चीज़ें फ्लैग हो जाती हैं तो वो नहीं चाहते यहाँ की अथॉरिटीज के भी इस तरह का कोई बंदा जो है जो कि गलत आइडेंटिटी पे आता जाता हो, तो उसको वो अकोमोडेट करें। तो वो उसको कह दिया गया था तरीके से कि भाई आप चले जाएं, और बेहतर है कि आप वापस ना आए। तो आई थिंक इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे तो डेफिनेटली आएंगे वापस। अच्छा, अब मुझे उमर ये बताइएगा कि अ, अब आपको पता है आजकल तोशाखाना केस चल रहा है। अगर अदालत आपको बुलाए एज अ विटनेस तो आप अपियर होंगे? 100% जी बिल्कुल। मैं अभी नैब की टीम भी आई थी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने मुझे समन किया था, मैं गया था कॉन्सुलेट पे। उन्होंने घड़ी भी मंगवाई थी, मैंने घड़ी भी दिखाई, उन्होंने मेरी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की। फिर मुझे वो उन्होंने कहा जी हम घड़ी की तस्दीक खुद करना चाहते हैं दुकान पे लेके जाके। तो मैं उनको साथ में ले भी गया। मैं उनसे भी मैंने तावन किया। मैंने साथ में अंडरटेकिंग भी दी कि अगर मुझे जहाँ पे भी जिस फॉरम पे बुलाएंगे मैं आऊँगा। इन केस अगर कोर्ट में भी बुलाते हैं तो डेफिनेटली अगर मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो ज़रूर आऊँगा, वरना हर हालत में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी उसमें तावन करूँगा। यार कमाल है, लास्ट टाइम मेरी और आपकी मुलाकात हुई है, आपने मुझे अपनी रोल्स रॉयस दे दी है चलाने को। आपकी मैंने पेंटिंग्स देखी, घड़ी नहीं आपने दिखाई मुझे। बस वो इत्तेफाक से वो एक कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं था घड़ी का। घड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी हैं,
तो इत्तेफाक से आपसे घड़ी के बारे में तो बातचीत नहीं हुई, तो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। आप किसी 2 दफा तो रह गया। तो आप मुझे ये बताइएगा वेरी क्विकली कि आप ये कह रहे हैं कि सोफिया मिर्जा और शहजाद अकबर इस वक्त लंदन में एक साथ है। जी, ये भी लंदन में है, वो भी लंदन में है, और मुझे सुनने में आया कि वो एक ही से इकट्ठे रहते हैं जी वहाँ पे। तो शहजाद अकबर क्या करप्ट आदमी थे? उन्होंने फेवर्स लिए और लोगों से भी, और ये कह के कि मैं तुम्हारे केसेस में रिस्पाइट दिलाता हूँ। जी, बड़े सारे केसेस में इन्होंने किए हैं, और बड़े सारे लोग बेचारे मुतासिर हुए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो उनके साथ, तो मैं तो डायरेक्ट विक्टिम हूँ उनका। और वो जब उनका एक भाई था, मुराद, वो भी बीच में कभी कभार बीच में इंटरमीडिएटरी बन के आता था कि जी हम कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, कुछ पैसे वैसे दे, हम मसला खत्म करवा देते। तो मैंने उनको कहा कि जी किस चीज़ के पैसे दूं मैं आपको? मैंने कोई गलत काम किया हो तो मैं पैसे दूं ना। अब आप मेरे पे ज्यादती कर रहे हैं, मेरे पे केसेस बना रहे हैं, और मुझे आप अब ब्लैकमेल कर रहे हो, और आप कह रहे हैं कि जब पैसे देंगे तो हम ये खत्म कर देंगे। तो आप रहने दें, आपने जो करना था कर लिया। अब मैं अब कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इसको डील करूंगा। उमर, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे एक बड़ी छोटी सी ब्रेक लेनी है, बड़ी छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम फौरन आते हैं उमर फारूक ज़हूर के पास। वो शख्स हैं दुबई के बिजनेसमैन जिन्होंने वो घड़ी ली, तोशा खाना की चीज़ें ली, और जिसका इमरान खान कहते हैं कि मुझे नहीं इल्म कि कैसे चली गई बाहर। बहरहाल, एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे उमर फारूक ज़हूर साहब की। अच्छा उमर, अब शहजाद अकबर ने तो स्टेटमेंट दी, वो आपको जानता नहीं, लेकिन आपके मैंने फोन के ऊपर जो मैंने खुद देखा, फवाद चौधरी के भी मैसेजेस देखे, कुछ मैंने और आपके मिनिस्टर्स के उस वक्त के मैसेजेस देखे, जिनमें वो आपको कह रहे थे कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट कर लो, हम ये रिटर्न कर देते हैं, हमें ये दे दो तो तुम्हें हम ये दिलवा देते हैं, काफी कुछ ऑफर्स हो रही थी। तो सडनली शहजाद अकबर को क्या जरूरत पड़ी अब ये कह के कि मैं कभी मिला ही नहीं उसको, उमर फारूक जहूर को, और वो तो सही नहीं है। फिर उसने इल्जाम लगाया कि आप नॉर्वे के सिटीजन थे तो आपकी शहरियत कैंसिल हो गई, पता नहीं, काफी इस तरह के इल्जाम आते हैं, आप इंटरपोल में मतलूब थे। ये क्या कहानी है? क्या? जी, एक तो उनको पता नहीं कहाँ से ये पता चला कि मेरी नॉर्वे की शहरियत थी। मैंने कभी जिंदगी में नॉर्वे का पासपोर्ट नहीं लिया, ऑल्दो कि मैं पैदाइश मेरी नॉर्वे की है, मेरे पास ऑप्शन थी सिटीजनशिप की। लेकिन वहाँ पे आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट रिनाउंस करना पड़ता है सिटीजनशिप लेने के लिए, जो कि मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट हमेशा रखा, और मैंने नॉर्वे की सिटीजनशिप जो है नहीं कभी अप्लाई की। तो उसको शहरियत वापस लेना दूर की बात है, मैंने कभी ली नहीं वहाँ की सिटीजनशिप। बकाया जहाँ तक रह गया इंटरपोल की बातें, तो इन्होंने ही मेरा नाम इंटरपोल पे डाला था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये अब इन चीज़ों से क्यों नामालूम हो रहे हैं। और इन्हीं के वक्त जितने भी केसेस बने थे जिनमें आज मैं बरी हो चुका हुआ हूँ, ये इन्हीं की सारी की कराई थी। यही कैबिनेट में लेके गए वो केसेस रजिस्टर कराने मेरे लिए। तो अगर ये मुझे जानते नहीं थे तो फिर ये क्यों कैबिनेट के जाके सहारा लिया इन्होंने, और मेरे लिए इन्होंने 2 केसेस मेरे कैबिनेट की अप्रूवल के थ्रू इन्होंने मेरे पे रजिस्टर कराए। और उसकी टाइमिंग भी ऐसी थी कि ये जब घड़ी की ट्रांजैक्शन हुई, कि उसके 6-7 महीने बाद ये केसेस मेरे पे बने। जब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि मुझे इन्होंने किसी तरीके से ब्लैकमेल करें, जब मैं नहीं हुआ तो फिर इन्होंने मेरे पे बेतहाशा केसेस बनाने शुरू कर दिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने पाकिस्तान आया हूँ, मैंने आके सारे केसेस फेस किए, और 1 बाय 1 मैंने सारे केसेस में कोर्ट से बरी हो चुका हुआ हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पे ओवरनाइट कैसे बनी? अगर आज ये नामालूम अब कह रहे हैं कि जी मुझे पता नहीं है कौन है, तो फिर ये कुछ इनकी लोगों का, प्रॉब्लम है जी। मैं इनको ये बता सकता हूँ। अजय एक बात आपने कंफर्म या डिनाई करनी है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, कि एक दफ़ा शहजाद अकबर जो थे वो कश्मीर हाईवे पे नाजेबा हरकत करते हुए आपकी एक्स वाइफ के साथ पकड़े गए थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आपने उनकी रिपोर्ट की थी और वो इसलिए पकड़े गए थे, और वहां से इख्तलाफात शुरू हुए। क्या ये सही है? जी, उनका मेरी एक्स वाइफ के साथ ताल्लुक वास्ता बहुत था। वो वहाँ पे मॉल मॉल ऑफ दुबई में इनके पास एक अपार्टमेंट था, जो कि वहाँ पे इनको गिफ्ट किया गया था। जो कि कोई आपको पता है जिनकी वो प्रॉपर्टी है, जिन्होंने ये दिया हुआ था, वो वहाँ जाती आती थी, उनको साथ मिलती थी, वहीं पे प्लानिंगें होती थी।
और ये सारे केसेस ये वहीं पे बनते थे। और इनफैक्ट पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी इन्होंने, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो कि इन्होंने इस्तेमाल ना की हो मेरे खिलाफ, कि किसी तरीके से ये मुझे एक्स्ट्राडाइट करके दुबई से पाकिस्तान लेके चले जाए। अच्छा उमर, मुझे एक आपने बात बतानी है, और आपने ये प्लीज इस पे ये ना कहना कि जी मुझे नहीं पता, या ये भी ना कहना कि जी मैं इन बातों में मैं नहीं बोल सकता। मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब वो घड़ी आपने दिखाई ग्राफ वालों को, और उन्होंने देखी और उनको समझ आ गई कि ये दो ही पीस बने थे, एक मदीने का और एक काबे का, और वो किसके लिए बना था? किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए, या क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए। तो इसके बाद इसका मतलब है कि इत्तलात तो उस रॉयल फैमिली को भी गई होंगी, और आप जिस रॉयल फैमिली के साथ ताल्लुक है उनको भी गई होंगी। तो उन्होंने कभी कुछ पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का मतलब कोई नाजेबा बातें तो नहीं की कि यार ये कैसे लोग हैं, हम तोहफा देते हैं और ये आगे बेचने चले जाते हैं? देखिए जी, मुझे ये पता है कि ये जब तोहफा मिला था इमरान खान को, और ये हम्म। जब इन्होंने बेच दिया, तो वहाँ की गवर्नमेंट को इस तोहफे के बेचने के बारे में पता चल गया, और ये हम्म। बात डायरेक्टली क्राउन प्रिंस तक गई। और हम्म। उसके सब्सिक्वेंट हुआ क्या कि जब ये दोबारा सऊदी अरब गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको बड़ी ही कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट दी वहाँ पे। और वहाँ पे यूजुअली जैसे टिपिकल स्टेट विजिट्स का एक प्रोटोकॉल होता है, वो आपको बड़े वार्मली रिसीव करते हैं, आपको अच्छे तरीके से अकोमोडेट देते करते हैं, और आपको तोहफे तोहफाइफ देते हैं, चीज़ें देते हैं। तो उस ट्रिप पे इनके साथ बिल्कुल ही उन्होंने बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर रखा, और अपना नाराजगी शो की। और जाते हुए जब इनके साथ कोई 40 लोग थे जो उस ट्रिप में थे, हर बंदे ने जाके पूछा कि जी इस ट्रिप पे क्या तोहफे मिले हमें। और बड़े एक्साइटेड सारे भागे भागे गए चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के पास कि जी शायद उसके पास कोई तोहफे रखवाए होंगे इन्होंने। तो उन्होंने कहा यार इस दफा तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि ये आबे जमजम, खजूरें और कोई तस्वीर दे दी हैं, यही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए उन्होंने। तो वो जब इंसिडेंस हुआ, तो सबको समझ में आ गया कि कोई वजह है कि सऊदी गवर्नमेंट का कोई कोल्ड बिहेवियर हमारे साथ किसी वजह से हुआ है। तो तब भी जब इनको इन्होंने तस्दीक करनी शुरू की, तो पता इनको चल गया था कि सऊदी गवर्नमेंट को इस बारे में इल्म हो गया है कि ये तोहफा इन्होंने आगे बेच दिया मार्केट में। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि जब से फराग होगी, दुबई से गई हैं, तब से आपको उनका राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जब वो दुबई में थी तब हुआ उस वक्त राब्ता आपका? जी, उन्होंने दरमियानी लोग डाले थे बीच में कि जी आप जो है इस मसले से बाहर निकल आए, आप क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है जी ये मसले बाद में हम फिर गवर्नमेंट में आ गए तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो काफ़ी डराया धमकाया मुझे कि जी मैं किसी तरीके से अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर लूँ। आपको पता ही है, वो फवाद चौधरी ने भी मुझे एक दिन पहले कहा कि जी आपने जो स्टेटमेंट दी है उसको विड्रॉ कर लें, कह दें गलती हो गई है कि वो घड़ी कोई और थी, मुझे गलती लगी। मैंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं भाई, जब कोई ऐसी बात है ही नहीं, और मैंने एक चीज़ ली है और मेरे चीज़ वो मेरे पास है, और मैं खड़ा हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो मुझे क्यों झूठ बोलने की जरूरत पड़ी हुई। और स्पेशली ये घड़ी काबा एडिशन है जी, काबा तो वैसे ही ऐसी चीज़ है कि काबा के ऊपर तो वैसे ही कोई ऐसी बात करना ही बिल्कुल अल्लाह माफ करे, मतलब है कि गुनाह होता है। तो ये इन्होंने पूरी मार्केट में लगाई हुई थी घड़ी, सोशल मीडिया पे तरह तरह की दुकानों में उन्होंने जाके जहां इनके पास कोई भी ऑफर आती थी वो कोशिश करते थे बेचने को। और आपको पता ही है कि इन्होंने इस्लामाबाद की एक दुकान की जाली रसीद भी तोशा खाना के रिकॉर्ड में जमा कराई हुई थी कि ये घड़ी हमने तोशा खाना से खरीद के दूसरी दुकानदार को इस्लामाबाद में बेच दी है, जो कि जिसके डिनायल और जिसकी स्टेटमेंट भी ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। अच्छा तो आपके ख्याल में अब इस केस का क्या हल निकलना है जो आपको नजर आ रहा है? जी, जो मुझे मीडिया से समझ आ रहा है वो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी इस बात का उनको इल्म है कि शायद इस चीज़ से वो डिस्क्वालीफाई होंगे। और ये चीज़ें जो मिस्टेक ले की इन्होंने कि खरीद के जो कम कीमत में खरीद के ज़्यादा में बेची है, उसकी टैक्स रिटर्न्स और ये चीज़ें अपनी उन्होंने जो टाइम मतलब प्रॉपरली जमा नहीं कराई, तो वो एक मसला है इनके पास, मिस डिक्लेरेशन का इनको भी पता है ये है।
और जो मुझे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ज़्यादा नहीं पता, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल मेरा कोई एफिलिएशन है किसी पार्टी से, या मैं कोई ऐसा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं तो एक कारोबारी बंदा हूँ। जो मैं न्यूज़ में देखता हूँ उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बट जहाँ तक रह गया इस घड़ी का, इस ट्रांजैक्शन के बारे में, जब भी कोई कोर्ट मुझे बुलाएगा तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ जी, उनको मैं सारी चीज़ें बिल्कुल उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार हूँ। और कितने तोहफे हैं तोशा खाना के जिनके मतलब आपको इल्म है कि वो कहीं कहाँ कहाँ बिके हुए हैं या किस किस ने दिए हैं? जी, काफ़ी चीज़ें दुबई में आके बिकती थी। तोशा खाना की यहाँ पे लोग हैं, होलसेलर्स हैं, दुकानदार हैं, जो कि इन तोहफों को अनवांटेड गिफ्ट की शक्ल में लोग बेचते थे, डिस्काउंट पे, जो मार्केट प्राइस होती है उसके डिस्काउंट पे। तो मुझे पता है जी, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ बिकी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें मैंने क्या खरीदा, तो मैंने जो मेरे इल्म में है, मैंने यही घड़ी खरीदी। अदर देन दैट, जो दूसरी घड़ियाँ मेरी, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई तोशा खाना से निकली हुई है। नहीं, लेकिन और क्या क्या तोशा खाना की चीजें बिकी हैं दुबई में, वो तो आपको आइडिया? जी, ज्वेलरी काफ़ी बिकी है जी। घड़ियाँ बिकी है, ज्वेलरी बिकी है। ज्वेलरी काफ़ी महंगी ज्वेलरी, ग्राफ की ज्वेलरी, बल्गरी की ज्वेलरी, कार्टियर की ज्वेलरी, जो इनको महंगी तरीन ज्वेलरी जो फर्स्ट लेडी को मिलती थी, वो सारी ये हम्म। ला के यहीं पे बेचते थे यूएई में। तो ये फर्स्ट लेडी यानी बुशरा मानिका, सॉरी, बुशरा बीबी ने भी आके बेची कुछ? जी जी, आई मीन उन्होंने खुद आके बेची हैं, उन्होंने फरा के थ्रू बिकवाई हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ उनसे ली नहीं। लेकिन ये मुझे पता है कि वो मार्केट में चल रही थी चीज़ें ऐसी, जो कि ये बेच रहे थे। और क्योंकि हमारे पास भी वही डीलर्स आते थे जिनके पास ये जाते थे, और उसकी बेसिस के ऊपर मुझे ये इंफॉर्मेशन थी कि ये मार्केट में लगे हुए हैं बेचने। अच्छा, तो ये कैश जब लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान तो वापस नहीं आ रहा पैसा? जी, ये मैं क्या कह सकता हूँ जी कि वो पैसा कहाँ जाता है जी, और कैसे लेके जाते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट आपको तो पता है कि पाकिस्तान पैसे भिजवाना कैश कोई बड़ी काम तो नहीं है। तो इधर 10,000 हवाले वाले बैठे हैं जो कि ऑल दो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, और पैसे बेचते मंगवाते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना बड़ा मसला है अगर ये कैश पैसा वापस पाकिस्तान लेके जाना हो। बट आई थिंक इनका तो इंटरेस्ट पाकिस्तान से निकालने का था, लेके जाने का तो नहीं था। तो मुझे नहीं, मैं आई डोंट बिलीव कि इन्होंने कोई यहाँ से पैसा वापस लेके गए होंगे। मोस्ट लाइकली पैसा यहीं पड़ा होगा, यहाँ कहीं आगे लेके चले गए होंगे। अच्छा, ये तो बता बता सकते हैं आपके शहजाद अकबर हो, फवाद चौधरी हो, फराह गोगी हो और लोग हों, इन्होंने पाकिस्तान में किन किन प्रोजेक्ट्स के एवज आपको ल्योर करने की कोशिश की और आपसे रिश्वत मांगी कि यार पैसे दे दो, मेरा हिस्सा रख लो, तो ये तुम्हें दे देते हैं, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो सकता है, ये चीज तुम्हारी हो सकती है? बशीर भाई, मैं कारोबारी बंदा हूँ, इस चीज़ों की तफसील में नहीं पढ़ सकता, लेकिन काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती थी मिनिस्टरों के थ्रू। और ऑब्वियसली हमेशा जब भी वो कोई अपॉर्चुनिटी लाते थे तो वो अपना अपना इंटरेस्ट कहते थे कि जी हमारा लुक आफ्टर करना आपने। शुक्र अल्लाह का मैंने कोई कारोबार नहीं किया उन लोगों के साथ, ना ही मुझे कोई इस तरह का कोई मेरा साथ कोई किसी के साथ लेन देन है। तो मैं मतलब एक ज़्यादा इससे इससे ज़्यादा आपको क्या बता सकता हूँ जी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी वजीर जो हैं वो गैर कानूनी काम करते रहे और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह आपसे आपको ल्योर करते रहे उसमें। जी, अपॉर्चुनिटीज लाते थे जी हमेशा। फिर जब ये 2019 के बाद केसेस बने तो वो भी फिर पीछे हट गए। और ये मिलते थे मुझे छुप छुप के, लेकिन इनका हमेशा होता था कि कहीं पीछे शहजाद अकबर को ना पता चल जाए कि उनका मेरे से कोई राब्ता है। बिकॉज वो अपेरेंटली इमरान खान का हिटमैन था। तो जो भी बंदा उसके खिलाफ जाता था वो उसको किसी न किसी तरीके से कट ऑफ करा देते थे। तो जो मुझे ये समझ में आया था कि जिनका जो कार्टेल था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो इतना स्ट्रांग था कि कोई मिनिस्टर भी नहीं हिम्मत करता था इन लोगों के खिलाफ जाने के लिए। आपको तो ये भी पता होगा कि मैंने फवाद चौधरी को भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो मेरे पे केसेस बने हुए हैं उसके बारे में आगे जाके बात करें, उनको कहे कि मेरे से ज्यादती कर रहे हैं। तो उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी आगे जाके बात करने की।
कि उसने कहा यार छोड़ो छोड़ो, ये तो ऐसे ना हो कि मेरी मिनिस्ट्री भी जाती रहे। तो वो कौन सा पॉइंट था कि जिसपे इमरान खान और शहजाद अकबर में ताल्लुकात खराब हुए और शहजाद अकबर को छोड़ना पड़ा? जी मेरा ख्याल है जो उसके झूठ थे वो सामने आ गए, बिकॉज वो काफी वो मतलब एक ध्यान। जी आई थिंक इनफैक्ट मेरे पे जब ये इन्होंने केसेस बनाए कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल लेके, तो वो ये यही कहा गया कि जी ये बहुत बड़ा कोई मनी लॉन्ड्रर है, और बाहर बैठ के पता नहीं क्या क्या काम करता है, और हमें इजाज़त दें कि हम इस बंदे को किसी तरीके से ट्रैप करके पाकिस्तान लेके आए तो हम इससे पता नहीं क्या निकलवा लेंगे। तो इस तरह की हरकतें वो करता रहा है। आपको पता है, ये अभी मैं मीडिया के थ्रू ही देख रहा था केस, वो जो यूके से पेमेंट आई थी, तो वो भी इन्होंने एक एनवलप के ऊपर ही कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल ली शहजाद अकबर के कहने पे। तो शहजाद अकबर का तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो जो भी उसको कहता था कि जी मुझे कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तो कैबिनेट को मानना पड़ता था उसकी बात, और प्राइम मिनिस्टर मनवाता था जी। अच्छा जी, भाई शहजाद अकबर की तो ठीक है, वो था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन असल जो हाकिम थी वो तो बुशरा बेगम थी और उसके साथ फराह गोगी थी। तो इन दोनों का नेक्सस में कितनी करप्शन हुई और बाहर कितनी चीजें गई? जी मुझे तो यही पता है कि ये एक ग्रुप था, शहजाद अकबर, फरागोगी, बुशरा, ये आपस में यही एक ग्रुप था जो कि कार्टेल था, और इंक्लूडिंग जो वो आजम खान है, तो यही चलाते थे सारी चीजें, और इन्हीं का आपस में एक छोटा सा ग्रुप था जो सारी चीजें मैनेज करता था। और ये इन्होंने पूरा आगे सिस्टम सिस्टम को आगे लगाया हुआ था। उमर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से ये मैंने सुना है कि पैसे डायमंड्स में कन्वर्ट करते थे रिश्वतों के, और दुबई में आके डायमंड्स बेचते थे। इसमें कितनी हकीकत है? जी बस मैंने तो कभी कोई डायमंड नहीं खरीदा इनसे, तो ऐसी गलत बात होगी कि मैं कहूँ, लेकिन जी बिल्कुल आपको पता है कि डायमंड एक 5-10 कैरेट का डायमंड करोड़ों अरबों रुपए का भी मिलता है। तो हम्म। आप डिपेंड करता है क्वालिटी और उसकी कट के ऊपर और उसकी क्लैरिटी के ऊपर। बट यू नो इस तरह के पैसों को वहां से ट्रांसपोर्ट करना डायमंड की शक्ल में पाकिस्तान में से बड़ा आसान तरीका था कि जी आप अपना ज्वेलरी की शक्ल में आप जेब में डाल के ले आए, और किसी को पता भी ना चले कि आप क्या बेसिकली अपना लेके आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो इसीलिए आपने फर्क होगी कि जो ऑडियो लीक हुई थी, वो आपने सुना होगा उसमें कि 3 कैरेट का नहीं, 5 कैरेट के डायमंड चाहिए और इतने का हार चाहिए। तो मैं सोचता था एक औरत ने सारे बुरके पहने हुए, उसको हारों की क्या जरूरत है? उसको डायमंड नेकलेसेस की क्या जरूरत है, डायमंड रिंग्स की? तो बाद में समझ आई कि वो डायमंड रिंग्स और डायमंड नेकलेसेस जो है वो अरबों रुपए है, और वो दुबई में जाके बिक जाते हैं, और कोई रसीद वगैरह नहीं, कुछ नहीं। वो जाके कहा जाता है मेरा तोहफा है, मेरी अपनी चीज है, अल्लाह ला खैर सल्ला। जी ऐसी है जी, पर्सनल बिलोंगिंग के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बस आपने तस्दीक करनी होती है दो चीज़ों की, एक तो कि जेन्युइन है, दूसरा है कि कोई चोरी की चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली ये दो चीज़ें अगर आप क्लैरिफाई कर लें तो फिर आप खरीद सकते हैं, आपको कोई बार नहीं है किसी चीज़ में। हम्म। तो अब आपके ख्याल में और क्या इनके तरीके थे मनी लॉन्ड्रिंग के? जी बस ये तो मेरा ख्याल है आपने सारा कुछ खुद ही समराइज कर दिया है। ये इससे ज्यादा और क्या डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट बिल्कुल आपने सही फरमाया। ज्वेलरी एक टूल था, फाइनेंशियल टूल, जो कि इस्तेमाल करते थे ये पैसे निकालने के लिए। अच्छा, बीच में जब बुशरा बेगम नाराज होके इमरान से 2-3 महीने के लिए दुबई चली गई थी, तो क्या उन्होंने अपनी जगह ली हुई थी, होटल में रहती थी, कि ये गोगी के पास रह रही थी? जी यहाँ पे इनके लिए काफ़ी फैसिलिटेशन थी। यहाँ के कोई पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनकी यहाँ अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनको फैसिलिटेट करते थे, वही रखवाते थे इनको गाड़ी, ड्राइवर, घर ये बार सारा बिजनेस कुछ फराहम है कर। कि रियल एस्टेट टाइकून है पाकिस्तान के? जी ऐसी है जी। ऐसे ही है, जिन्होंने डायमंड की अंगूठियां दी जिनकी बेटी ने, तो वो उसी के वालिद ने वहां पे रखा हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जहाँ तक मुझे पता चला था उन वही फैसिलिटेट करते थे जी। अच्छा, तो इसीलिए वो अब पाकिस्तान वो भी नहीं आ रहे?
वो मुझे नहीं पता जी, मैं तो उनसे नहीं मिला, लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तान नहीं जाते हैं आजकल, वो शायद वो भी उनके भी कोई वहाँ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये दोनों में लड़ाई की वजह क्या बनी है? सुना है पैसे का जो डिवीजन थी उसके ऊपर लड़ाई हुई थी। इमरान समझता था कि उसको कम पैसे मिले हैं, चूना लगाया गया, और ये उस पर लड़ाई हो गई थी। क्या ये सच है? आपके इल्म में है ऐसी कोई बात? ये गड़ी के मसले में या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं जी? ओवरऑल, और घड़ी के मसले में खास तौर पे इमरान को पता चला था कि $2 लाख की बिकी है, जबकि $2 मिलियन की बिकी है। उसको तो उस हिसाब से शेयर मिला था। असल में ये कोई शौकीन बंदा ही समझता है कि इन घड़ियों की क्या वैल्यू है। जो ये लोग जहाँ से आए हैं और जो इनके बैकग्राउंड है, ये राडो रोलेक्स वाले लोग हैं, इनको क्या पता है ग्राफ का क्या मतलब होता है। तो इन्होंने भी कोई उसकी सही प्रॉपर इनको वैल्यू नहीं समझ में आई जब इन्होंने बेची घड़ी। तो और जिन्होंने आगे बिकवाई उनको भी शायद था नहीं कि ये पता नहीं सस्ते में बिक गई है। तो ये तो ऑब्वियसली कोई कलेक्टर हो उसी को ज़्यादा पता होता है कि डिफरेंट घड़ियों का क्या डिफरेंट दाम है और क्या उनकी वैल्यू है। इस घड़ी की तो वैसे सेंटिमेंटल आपके ख्याल में वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि एक्चुअल इसकी वैल्यू दाम इतनी क्या है? है ही नहीं कि जो ये कभी आप इसके एक्चुअल दाम क्या है, उमर? किनका जी? इस घड़ी के अगर आपको बेचनी पड़े तो व्हाट विल बी द आस्किंग वैल्यू फॉर इट? बशर भाई, मुझे अभी रिसेंटली एक फॉरेस्ट के किंग ने, बहुत माशाल्लाह से बड़े कलेक्टर हैं और बड़े अमीर तरीन हैं, और उन्होंने मुझे इस घड़ी की ऑफर की थी अभी रिसेंटली कि आप अगर ये बेचना चाहें तो हम $20 मिलियन आपको दे सकते हैं। मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया कि मैंने कहा जी नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बेचने के लिए। $20 मिलियन? यानी अभी तो उनकी कीमत, ये तो पहली ऑफर है, तो अगर आप बहस करेंगे उनसे तो ये ऊपर भी जा सकती है, इसका मतलब है। तो ये जी बिल्कुल देखें, चंपू है, इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी, मार्केट रिसर्च नहीं की थी आने से पहले, बेचने से पहले? बस लालच था कि इतने की बिक जाए, हमें को लंच बॉक्स लेने हैं, हमने खाना लेने हैं, बस वो ले लें हम। जी आई थिंक वही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और नहीं कोई था इसमें। तो जो एक एक अंगूठी है, वही कोई 8 कैरेट की अंगूठी है सिर्फ, तो वही कोई $2.5-3 मिलियन की है। तो अभी घड़ी तो चले, वो तो अपनी जगह पे वो तो प्राइसलेस है, क्योंकि काबा एडिशन है, उसकी क्या प्राइस आप लगाएंगे जी? अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये लेन देन के मामले में दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और बुशरा बेगम जो है वो दुबई आके बैठ गई, और वहां पे हमारे एक रियल एस्टेट टाइकून ने उनको रखा जब तक इमरान ने वापस नहीं बुला लिया। यही कहना चाह रहे हैं? जी जहाँ तक मुझे पता है वो काफ़ी फैसिलिटेट करते थे, उन्हीं के जहाज़ इस्तेमाल होते थे। इनको पता नहीं वो किराए पे देते थे या कॉम्प्लीमेंट्री देते थे, लेकिन एक अक्सर मिनट, एक मिनट। उन्हीं के जहाज़ किराए पे लेने वाली शक्लें हैं जो राडो लेके पहन के फिरे, वो किराए पे जहाज लेंगे यार? खुदा के लिए क्या हो नहीं गया? मतलब अब उसकी अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग क्या है मैं तो नहीं बता सकता, प्राइवेट जेट्स तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता है कि जी वो क्या कितना महंगा होता है उसको आप अपना इस्तेमाल करने में। तो ऑब्वियसली आप वाली बात है कि इनकी कोई ऐसी इनकम तो है नहीं कि जो कि ये प्राइवेट जेट अफोर्ड कर सके। तो किसी ने कॉम्प्लीमेंट्री दिए होंगे। ऐसे ट्रिप्स तो लाखों डॉलर के होते हैं जब आप प्राइवेटली आते कॉम्प्लीमेंट्री? जाते हैं जहाज़ों में। कॉम्प्लीमेंट्री उसी वक्त देता है ना जब उसने कोई गलत काम करवाना होता है। जी जरूर, ऑब्वियसली, वरना क्यों कोई इतना महंगा ट्रिप किसी को करवाएगा फ्री में। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो केस चल रहा है, ये इसमें यानी गवाह कौन कौन हो सकते हैं? क्योंकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गवाहों की लिस्ट दी, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं तोशा खाना से या इन चीजों से। तो ऐसी लिस्ट देने का क्या फायदा कि जो बाउंस हो जाएगी? जी देखिए, आई थिंक वो केस को किसी ना किसी तरीके से स्टॉल करना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट्स देयर टैक्टिक्स इज किसी तरीके से कोई भी स्पैनर डालें। और आज क्योंकि जज साहब ने कह दिया कि हम ये विटनेसेस एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्होंने उसी की अपील में आगे चले गए। चले, इनको एक रास्ता मिल गया अपील करने का कि किसी तरीके से केस डिले होगा, और वो अपील अगर रिजेक्ट होगी तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल उनको पता है कि जी बॉटम लाइन इसकी क्या है, कि इवेंचुअली दे नो कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि ये डिस्qualifying होंगे। तो आई थिंक ये अब बस टाइम पास करने वाली बात है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये चीज़ें जो है अपने आप खुद ब खुद अपने
फाइनल इसका जो भी आउटकम होगा वहाँ पे पहुँच जाएंगी। उमर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्योंकि जब मैं आपसे लास्ट टाइम आके दुबई में मैं आपको मिला था और मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो आपकी बेटियों ने भी मुझे ये बताया था, आपकी बेटियों ने भी मुझे जिक्र किया था कि वो अपनी माँ को नहीं मिलना चाहती क्योंकि उन्होंने शहजाद अकबर के साथ मिलकर उनकी भी ज़िंदगी बड़ी ख़राब की, सिर्फ आपकी नहीं, अपनी बेटियों की भी ज़िंदगी उन्होंने बड़ी ख़राब की। तो नाउ when you look back at all of that, do you think that chapter is closed, और कहीं ना कहीं वो आपको अभी भी तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, एटलीस्ट जो पाकिस्तान की हद तक केसेस थे आई डेल्ट विद देम, अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। मेरी बेटी है माशाल्लाह पाकिस्तान अब आती जाती भी हैं, और मैं लेके भी आया हूँ उनको पाकिस्तान। उन्होंने अपना मुल्क देखा है, जहाँ पे ये ज़ोर ज़बरदस्ती से लाना चाहते थे हम अब वॉलंटियरली खुद आते जाते हैं। और ये जो लोग ये सारी कंस्पेरेसीज में मुलव्वस थे आज वो खुद भागे हुए हैं सारे, और अब आज वो उस स्टेज में है जो जिस स्टेज पे वो हमें लेके गए हुए थे। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मुझे तो खौफ आता है सोचते हुए कि एक माँ कैसी अपनी बेटियों के साथ ऐसी हरकत कर सकती है। क्योंकि मेरा तो चले अपनी जगह पे है, मेरी बेटियों ने उनको 10 दफ़ा कहा कि ये आप जो कर रही हो उससे गलत कर रही हो और हमारी ज़िंदगी इससे ख़राब हो रही है, बट उनके कहने के बावजूद वो नहीं बाज आए। ये बाय द वे आपकी बेटियों ने मुझे भी कहा था कि ये मैं सोफिया से खुद कह दूं, ये उन्होंने मुझे अलग में मैसेज भी दिया था। जी एग्जैक्टली जी, वो मतलब वो बेचारी स्कूल में जाती हैं, आजकल सोशल मीडिया का इंटरनेट का टाइम है, कोई भी बच्चा दूसरे दूसरे को गूगल करता है, वो देखता है कि जी उनकी माँ ने बुरी भला बच्चों के बारे में बाप के बारे में कह रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो उनकी एजुकेशन चीज़ें बड़ी सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। बट उसको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं था, वो था कि मैं किसी तरीके से इस बंदे को ट्रैप पर करके था ना, इससे कुछ चार पैसे कोई निकलवा लूँ। नशा चढ़ा हुआ तो था। कोशिश एनीवे, करें अपने उमर बच्चों फारूक को जहूर, और आप एक एयरपोर्ट पे हैं और आपने वहां से मुझे ज्वाइन किया जूम के ऊपर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने ये टाइम निकाला। और फ्लाइट से अब आपकी फ्लाइट भी चंद मिनट रह गई है, तो हैव अ सेफ फ्लाइट एंड विल टॉक टू यू व्हेन यू लैंड अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह। एंड आप देख रहे थे बातें उमर फारूक जहूर की। तोशा खाना की घड़ी और पेन और कफलिंग्स, ये सारी चीज़ें ली। बकौल उनको अभी ऑफर हुई $20 मिलियन की, उस घड़ी की जो इतनी पहले जाके ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेगम, ख़ास तौर पे बुशरा बेगम और फराह गोगी वगैरह और शहजाद अकबर $2 मिलियन में उसका सौदा कराई। और पता चला कि और भी हीरों की बड़ी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे बेची हैं। फिर अपना ये है कि फ्लैट दिया हुआ था बुशरा बेगम को वहाँ पे एक पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून ने, जब उनकी इमरान खान से लड़ाई हुई। और उसके बाद ये है कि अब सोफिया मिर्ज़ा और शहजाद अकबर एक साथ रह रहे हैं लंदन में। बड़ी चीज़ें मिली हैं इस प्रोग्राम में। अगले दफ़ा तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।